आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में मैंने आपको आधुनिक भारत बताया था कि अंग्रेज आते हैं व्यापार करने और किस तरह से ये हमारे यहाँ पर शासन करने लगते हैं। अब शासन की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था प्लासी युद्ध के बारे में, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी इस पर और अच्छा भी लगा, आप लोगों ने आंसर भी दिए। तो इससे ये लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, ये नॉर्मल कंटेंट नहीं है। ये कंटेंट ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आपको इतिहास को बार बार पढ़ना ना पड़े। अगर आपने कहानी याद कर ली, इतिहास क्या है, इतिहास तो बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको कहानी याद होगी, थीम याद होगा, आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को रिलेट करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि किस तरह स्लो मोशन में स्लोली ये अंग्रेज कैसे हमारे भारत पे अधिकार जमाते हैं। आए हैं व्यापारी बन के, लेकिन देखिए किस पैटर्न से ये धीमे धीमे चाल चलते हैं अपनी और धीमे से हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं। देखिए जो प्लासी का युद्ध है, निसंदेह ही प्लासी का युद्ध के बाद भारत में एक ऐसी दास्ता के उस युग का शुभारंभ हुआ जिसने कि एक पूरे रूप से कि भारतीय या भारतीयों का आर्थिक और नैतिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ कंपनी जो थी, कंपनी की राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक मजबूत होने लगी। अब बंगाल में जो अंग्रेजों के एक नॉर्मली अंग्रेज जो जिस तरह से आए थे हमारे यहाँ बंगाल में, तो बंगाल में इनने सिर्फ व्यापार करने के लिए चुंगी टैक्स के माध्यम से या विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए थे। लेकिन अब वही बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद कन्वर्ट होकर के अंग्रेजों के हाथ में आ गया और ऐसा हाथ में आया, ऐसा अधीन हुआ ये बंगाल कि फिर कभी ये बंगाल दोबारा स्वतंत्र नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहीं पर जैसे ही ये प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, अब मीर जाफर को अपने पद पे बनाया जाता है, यानी बंगाल का नवाब बना के बैठाया जाता है। अब मीर जाफर जो बंगाल में मतलब क्या करता है, ये आप पीछे की वीडियो में देखिएगा प्लासी के युद्ध में कि गद्दारी करता है ये। तो जो ये गद्दारी का जो इसको इनाम मिलता है, क्लाइव के माध्यम से इसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और जैसे ही ये नवाब बनता है तो ये क्या करता है, एक तरह से कि आप ये समझ लीजिए कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला नवाब कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ठीक है, अब क्लाइव के माध्यम से बनाया गया तो ये एक तरह से क्लाइव की कठपुतली बन के रह गया। ठीक है, और ये हमेशा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता रहा। पूरा करने में जब तक ये समर्थ रहा तब तक तो इसको पद पे बनाए रखा, क्योंकि अंग्रेज जान गए थे प्लासी के युद्ध से कि भारतीयों का चरित्र दुर्बल है, ये कैसे हैं, ये भ्रष्ट हैं। तो इसी माध्यम से ये क्या करता है, इसको नवाब बनाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने लगता है, यानी कि शोषण करने लगता है पूरे बंगाल का। और अपनी मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये जो मीर जाफर था, इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि ये पूर्ण रूप से अपने पद की रक्षा करने के लिए या पद बचाने के लिए ये क्या करता है, क्लाइव के ऊपर या अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर या अंग्रेजी सत्ता के ऊपर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। और इसी समय ये बादशाह से क्लाइव को एक उपाधि दिलवाता है जिसका नाम है उमरा। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि उमरा की उपाधि किसको मिलती है, तो उमरा की उपाधि क्लाइव को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। और बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, यानी बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया पहला नवाब, इसका आंसर हो जाएगा आपका मीर जाफर।
मीर जाफ़र। तो ये दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए और आपने देखा किस तरह ये हमारे जो है भ्रष्ट लोगों की वजह से भारत पर अंग्रेजी हुकूमत शुरू हो जाती है। अब जब ये बना दिया गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने लगा, इसने क्या किया, तुरंत ही संधि की, यानी मीर जाफ़र ने क्लाइव से संधि की और जो 24 परगने थे, यानी 24 परगने बंगाल में आते थे, तो 24 परगनों की ज़मींदारी किसको दे देता है, ज़मींदारी। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल 1% लोड मत लीजिएगा, क्योंकि जब मैं भारत में गवर्नरों के बारे में बताऊंगा तो उसमें एक नाम आएगा क्लाइव का। तो जब मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि आखिर क्यों क्लाइव को भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक बोला जाता है, ये क्या रीज़न थे, ये किस तरह से अपने ब्रेन का यूज़ करता है। तो ये क्या करता है, 24 परगनों की ज़मींदारी क्लाइव को दे देता है। उसके बाद क्लाइव को 2,34,000, सोचिए 2,34,000 पाउंड का उपहार देता है। उपहार, उसके अलावा भी क्या करता है, ये क्लाइव के कहने पर ये सेना के और नाविकों को 150 लाख रुपए वितरित कर देता है। सोचिए, इतनी बड़ी रिश्वत देता है ये, और इस रिश्वत से रईस और शक्तिशाली कौन हो रहा है, ये व्यापारी यानी क्लाइव यानी अंग्रेज शक्तिशाली हो रहे हैं। और कमज़ोर कौन हो रहा है, कमज़ोर हो रही है भारत की हुकूमत, यानी ये नवाब कमज़ोर हो रहा है। इसके बाद ये क्या करता है, जितनी भी बंगाल में जो नवाब के अधीन जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी, इनकी भी क्या कर देता है, कमान अंग्रेज़ों के हाथ में ही सौंप देता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताता है, कहता है इनसे कि अब बंगाल में व्यापार करने के लिए किसी भी अंग्रेज को या कंपनी को चुंगी यानी टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा, चुंगी को उस समय दस्तक के नाम से जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन बनता है, दस्तक। अब आपके जहन में आएगा कि दस्तक होता क्या है, तो दस्तक मैं बता दे रहा हूँ। दस्तक एक चुंगी यानी टोल प्लाजे पे, जैसे हम आजकल देते हैं ना, टोल प्लाजे का टैक्स देते हैं, या हम आयात निर्यात करते हैं कहीं बाहर से तो हमको टैक्स देना पड़ता है, तो उसी तरह से दस्तक एक लेटर होता था, एक सर्टिफिकेट होता था। इसने अंग्रेज़ों को दे रखा था और कहता था कि ना तो अंग्रेजी कंपनी से और ना ही किसी भी अंग्रेज अधिकारी से पूरे बंगाल में व्यापार करने के लिए अब कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। यानी कि अब आप मुक्त हैं, अगर आप ये दिखा देते हैं तो आपको कोई भी चुंगी पे आपको रोकेगा नहीं। और इस प्रकार नवाब को एक मोटी रकम जो इस चुंगी से आती थी वो आना भी बंद हो चुकी थी, ठीक है। अब चुंगी ने इतना सब लुटा देने के बावजूद भी ये मीर जाफर जो है क्लाइव की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1760 में जब भाई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पा रहे तो हमारे मतलब के तो आप रहे नहीं, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब आप अपने पद से भी हट जाओ ना, आप हमारे काम के हैं तो आपको हम क्यों बैठाएं। सब लूट तो लिया हमने। देखिए अंग्रेजों कितनी अच्छी टेक्निक थी कि इन्हें लूट लिया और जब तक खाम रहा तब तक शोषण किया, और उसके बाद जैसे ही इसने देखा क्लाइव ने कि ये लोग जो है हमारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने में असमर्थ हो गए हैं, तो इसको हटा देता है। और 1760 में इसी के दामाद मीर कासिम को क्या करते हैं, बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। अब देखिए कंडीशन कैसे बदल रही है। मीर कासिम
जो आज तक देख रहा था सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियों को वाकिफ था ये बहुत अच्छे तरह से कि किस तरह अंग्रेज हमको लूट रहे हैं। तो जैसे ही ये नवाब बना, इसने संधि तो की कि जब आप दक्षिण के अभियान करेंगे या आपकी सेना दक्षिण के अभियान करने जाएगी तो हम आपको उस अभियान के लिए 5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख उस समय बहुत होता था। 5 लाख रुपए देंगे कि भाई आपकी अगर उस समय दक्षिण व्यापार करना चाहते हैं या सेनाएं आपकी दक्षिण भारत की तरफ कूच करेंगी तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। अब लेकिन दूसरी तरफ इसके जहन में एक बात और थी कि इन लोगों ने हमें लूटा खसोटा है, ये आगे भी हमें लूटेंगे, और इसी वजह से ये क्या करता है, अपनी नीतियां चेंज कर देता है और अंग्रेजों से हट के कुछ काम करने लगता है। ये पहला काम क्या करता है, ये सवाल आपसे बार बार पूछता है। ये अपनी राजधानी क्या करता है, हटाता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आता है, मुंगेर ले आता है। मुंगेर इसलिए ले आता है क्योंकि यहाँ पर ये अंग्रेजों की ही पद्धति पे, भाई अगर हमें पता है कि हमारा दुश्मन शक्तिशाली है तो हम क्या करेंगे, हम उतनी ही शक्तिशाली खुद को बनाने की कोशिश करेंगे, हमारी प्रिपरेशन भी उसी तरह की होगी। तो ये दिमाग से तो तेज था, ये वो गलतियां नहीं करना चाह रहा था जो पहले के नवाब ने की थी। या तो इसने क्या किया, राजधानी पहले मुंगेर आया, मुंगेर लेके आया। मुंगेर के बाद इसने दूसरा काम किया कि इसने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भर्तियां की। दूसरा काम देखिए, धीमे धीमे ये अपने आप को मजबूत बना रहा है। ठीक है, इसने पहला काम तो राजधानी अपने समीप कर ली। दूसरी चीज, इसने सेनाओं में भर्तियां बढ़ा दी। तीसरा काम ये क्या कर रहा है, अब मुंगेर में ही तोपखाने और तोड़दार बंदूकों की फैक्ट्री डाल देता है। यानी कि मुंगेर में ही तोड़दार बंदूक, उस समय तोड़दार चलती थी, तोड़दार बंदूक व तोपों के कारखाने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें, इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति शुरू में ही अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है वही आगे जा कर के जीतता है या युद्ध में जीत हासिल करता है। तो ये धीमे धीमे क्या कर रहा है, अपनी तरफ से सारे वो काम कर रहा है कि अंग्रेजों के इक्वल आ जाए। इसके बाद इसने देखा कि कई ऐसे कर हैं या कई ऐसे टैक्स हैं जो अधिकारी वसूल तो रहे हैं जनता से, लेकिन ये नवाब के खाते में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसने ऐसे लोगों को अपदस्थ करके, ऐसे लोगों को उनके पद से हटा दिया और क्या किया कि उन लोगों को सजा दी। ठीक है, उनको हटा दिया। अब जो रेवेन्यू था सीधा नवाब के खाते में आने लगा। ठीक, अब ये जब नवाब के खाते में आने लगा, अंग्रेज इधर इसकी हरकतें देख रहे हैं मीर कासिम की। अंग्रेजों ने देखा कि मीर कासिम के द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, यानी कि ये राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधार रहा है। ये देखकर अंग्रेज अधिकारी बौखला गए क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज थी कि अगर ये शक्तिशाली हो जाएंगे, ये वो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि बंगाल में कोई ऐसा व्यक्ति शासन करे जो क्या करे, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार दे या अंग्रेजों के आर्थिक हितों पे नुकसान करे। ठीक है, तो यानी कि अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम जो काम कर रहा है जनता की नज़र में भी इसको आगे ले गया और हमारी स्थिति भी कमज़ोर करने लगा। तो इनने क्या किया, मीर कासिम के से बौखला गए। और दूसरी तरफ कारण देखिए, एक तरफ तो इतने सारे कारण, दूसरी तरफ मीर कासिम एक चीज़ और देख रहा था। एक तो रेवेन्यू ये लोग चोरी कर रहे थे, दूसरी तरफ मैंने अभी नाम लिया था दस्तक। तो अंग्रेज अधिकारियों को जो पहले से दस्तक दे रखा था, यानी सर्टिफिकेट दे रखा था कि चुंगियों में बिना टैक्स के आप व्यापार करोगे, तो इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे थे अंग्रेज। कैसे कर रहे थे,
कैसे कर रहे थे? यानी कि कभी कभी अंग्रेज की जो कंपनियां थीं या जो व्यापारी थे, ये इस अधिकार का दुरुपयोग करने के साथ साथ अगर कोई इनसे चुंगी टैक्स मांग लेता था तो ये अपनी तौहीन समझते थे कि भाई तुमने हमारी तौहीन कर दी। उधर दूसरी तरफ इन्होंने इसी दस्तक को, चूंकि ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही तो मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, इससे भी एक व्यापार का एक माध्यम निकाल लिया। खुद तो चोरी कर ही रहे हैं, दूसरे को भी चोरी करने के लिए इंस्टिगेट कर दो, यानी उसको भी उत्प्रेरित कर दो साहब। तो इसने क्या किया, इन लोगों ने दस्तक का दुरुपयोग किया, यानी कि इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया। और जब भारतीय व्यापारियों को ये बेचे जाने लगे तो भैया सीधी सी बात है, अभी तक तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनियां और अंग्रेज ही हमको नुकसान पहुंचा रहे थे। नवाब ने देखा कि अब तो भारतीय लोग भी चुंगी नहीं दे रहे हैं भैया, तो इससे झल्ला जाता है ये, और ये क्या करता है, एक निर्णय लेता है दोस्तों, और ये ऐसा निर्णय है जो आगे जाकर के एक बहुत बड़े युद्ध को क्या करता है, सामने लेके आता है। झल्ला करके ये सभी प्रकार की चुंगियों के जो टैक्स होते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा, जितने भी चुंगी के टैक्स होते हैं, आंतरिक या बाहरी व्यापार, इन सारे व्यापारों से ये क्या कर देता है, टोल फ्री कर देता है, टैक्स फ्री कर देता है। अंग्रेज अधिकारियों को जब ये पता चलता है कि भैया अब अंग्रेजों के जो व्यापारी हैं या अंग्रेज अधिकारी हैं, उनकी स्थिति भारतीयों की तरह हो गई, मतलब भारतीयों की स्थिति उनकी तरह हो गई, चाहे ऐसे समझ ले, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अंग्रेज चौंक जाते हैं, और यही नवाब का फैसला बनता है बक्सर के युद्ध का कारण। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध, यहाँ मैंने आपको बताया कि प्लासी का युद्ध एक छोटी सी झड़प थी, पहले की वीडियो मैंने बताया, लेकिन प्लासी के युद्ध में जो चीज़ें आई वो आने वाली घटनाओं का कारण बनी। हालांकि प्लासी के युद्ध ने भारत पे अंग्रेजी हुकूमत को, संप्रभुता को साबित तो नहीं किया, लेकिन बंगाल में तो पूर्ण रूप से अंग्रेज विराजमान हो गए साहब। लेकिन अब जो बक्सर का युद्ध हो रहा है, बक्सर का युद्ध एक्चुअली होता है 23 अक्टूबर, लिख लीजिए, 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब ये जगह कहाँ है, ये भैया बलिया से 40 किलोमीटर दूर है एक जगह, और उसका नाम है बक्सर। यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है। बक्सर का युद्ध आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा 1764 में हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन बक्सर के युद्ध की शुरुआत कब हो गई थी? बक्सर का युद्ध तो 63 में ही शुरू हो गया था, जब नवाब इस चुंगी टैक्स को क्या करता है, सबके लिए बहाल कर देता है, सबको माफ़ कर देता है। और इसी बीच अंग्रेजों और नवाब के बीच कई झड़पें हुई, कई छोटी छोटी झड़पें हुई, और क्या करता है जो नवाब है मीर कासिम, ये भाग जाता है छोड़ करके सब, और कहाँ पहुँच जाता है, भागकर अवध में शरण लेता है। कहाँ लेता है? मीर कासिम भागता है और अवध में शरण लेता है, अवध में शरण लेता है साहब। अब शरण क्यों ली? क्योंकि इसे अपना बंगाल वापस चाहिए, बंगाल इसको वापस चाहिए। अवध का नवाब उस समय कौन है? शुजा-उद-दौला। ठीक है, ये सवाल भी पूछता है, अवध का नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला। ठीक है, अवध के नवाब से ये दोस्ती करता है और यहाँ पर जाकर के अवध में शरण लेता है, और अपनी सारी स्थिति मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उस समय था। किसको बता रहा है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपनी पूरी सिचुएशन की दास्तान अपनी सुना रहा है कि साहब अंग्रेजों ने हमको बहुत टॉर्चर किया, हमारा स्टेट हमको वापस दिला दीजिए। ठीक, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तीनों के तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अंग्रेजों को बंगाल से उखाड़ फेंकने का क्या करते हैं, पूरा डिसीजन ले लेते हैं कि हमको अब अंग्रेजों को बंगाल से हटाना है। और जब ये डिसीजन होता है तो इसी डिसीजन का परिणाम होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज क्या करते हैं, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है इतिहास में कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फूट डालो और शासन करो की नीति का इस्तेमाल कब किया था? तो आपका आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। फूट डालो शासन करो की नीति का इस्तेमाल अंग्रेजों ने कब किया था? प्लासी के युद्ध में।
हैं, दूसरी बार भी यही करते हैं, धोखा देते हैं। एक तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेनाएं खड़ी हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? कैप्टन मुनरो। ये पूछा जाता है, कैप्टन मुनरो कर रहा है, कैप्टन मुनरो कर रहा है। यानी कि एक तरफ 3 लोग, ये मुनरो भी वही काम करता है जो प्लासी के युद्ध में होता है। ये युद्ध के पहले ही मेन लोगों को तोड़ लेता है, और क्या करता है? मेन लोगों को तोड़ता है। और जैसे ही ये बक्सर का युद्ध शुरू होता है, युद्ध की कहानी तो 3 घंटे में ही हो जाती भैया। क्यों? क्योंकि अवध का जो नवाब है ये भी जो है निष्क्रिय हो जाता है और शाह आलम यानी बादशाह सलामत जाकर के अंग्रेजों के खेमे में खड़े हो जाते हैं। अब बचा कौन? मीर कासिम। बेचारा करे क्या करे, मजबूरन में भाग खड़ा होता है और उसको हटा करके अंग्रेज एक बार फिर किसको बनाते हैं? मीर जाफर को नवाब बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको फिर बता दे रहा हूँ कि निसंदेह जो है ये एक युद्ध था, प्लासी का युद्ध। ये नींव रखी प्लासी के युद्ध ने बक्सर के युद्ध की, ठीक है। और जो कंपनी थी, कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में, यानी अब ये बक्सर के युद्ध में जो संधियां होने वाली हैं युद्ध के बाद मीर जाफर के बीच में, ठीक है, क्योंकि मीर जाफर को फिर से बनाया जाता है नवाब, तो जो संधियां होती हैं अब उससे अंग्रेज बंगाल के शासक नहीं हो गए, वो अखिल भारतीय स्तर पर भारत पर शासन करने लगे। और इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर एक ऐसा शब्द लिख दिया जिसका नाम है दास्ता, यानी भारतीयों के हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया। और इससे भारतीय तभी मुक्त हो पाए जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक बार फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हो जाती है। देखिए, अब मैं क्योंकि अगली वीडियो में आपको क्लाइव की नीतियां बताऊंगा कि किस प्रकार क्लाइव संप्रभुता स्थापित करता है, तो यहां पर उसका थोड़ा सा मैं आपको यहां पर डिटेल बता दे रहा हूं कि जो मीर जाफर है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 1765 में, और 1765 में ही इसके एक अयोग्य पुत्र निजामुद्दौला, फिर से नाम ले रहा हूँ, निजामुद्दौला को 1765 में बंगाल का नवाब बना के बैठाया जाता है। और क्लाइव, मैं बताऊंगा ये चीज़ आपको कि क्लाइव को क्यों भारत में अंग्रेजी शक्ति का संस्थापक माना जाता है, उसका रीजन बताऊंगा। संधि के परिणाम स्वरूप क्या करता है, क्योंकि अब तो सब अयोग्य हैं, संधि के परिणाम स्वरूप क्या करता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो निजामुद्दौला है, निजामुद्दौला से क्या कर रहा है, जितने भी रक्षा, वित्तीय या जितने भी रेवेन्यू के मामले हैं, जितने भी बाहरी मामले हैं, सेना से संबंधित मामले, वो सारे कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। और नवाब को कहते हैं कि हम भैया आपको 53 लाख रुपया क्या देंगे, 53 लाख रुपए वार्षिक हम आपको पेंशन देंगे, बाकी चीज़ों का आप लोड लेना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगली वीडियो का इंतजार करिए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, धन्यवाद।